जून 1975 की बात है। पान सुपारी एक्सपोर्ट करने वाला एक बिजनेसमैन ढाका पहुंचा। यहां उसकी मुलाकात बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान से हुई। मुजीब को लगा कि बिजनेस पर बात होगी, लेकिन बीच मीटिंग में इस शख्स ने राष्ट्रपति को एक ऐसी बात बताई जो उनके पैरों से जमीन खिसका सकती थी। इस आदमी ने मुजीब को बताया कि उनका जल्द तख्ता पलट होने वाला है। इतना ही नहीं, तख्ता पलट कौन करने वाला है ये भी उस शख्स को पता था पहले से। 1 घंटे चली मीटिंग में राष्ट्रपति को समझाने की खूब कोशिश हुई, लेकिन सब फेल। मुजीबुर रहमान माने नहीं, उन्हें इस पर यकीन ही नहीं हुआ। ठीक 1 हफ्ते बाद रहमान और उनके परिवार के 40 लोगों की हत्या हुई और इस काम को अंजाम दिया उसी मिलिट्री अफसर ने जिसका नाम 1 हफ्ते पहले हुई मीटिंग में बताया गया था। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी हुई भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 20 जनवरी है और आज की तारीख का संबंध है रॉ के संस्थापक आरएन काओ से। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले आपको बता दें, तारीख के इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो आप लोगों के लिए लाए हैं एक खास ऑफर LT50। ये कूपन कोड इस्तेमाल करके आप कुकू एफएम ऐप पर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर ले सकते हैं 50% का डिस्काउंट। LT50 कूपन कोड सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा कुकू एफएम ऐप पर आपको मिल जाएंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, आत्मकथाएं, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स। बाकी जानकारी के लिए आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक। पान सुपारी का व्यापारी बनकर मुजीबुर रहमान से मिलने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, आरएन काओ थे। आज ही के दिन यानी 20 जनवरी 2002 को काओ इस दुनिया से चले गए। भारत की आज़ादी से लेकर आईबी के गठन, 71 का युद्ध, RNAW के गठन, इंदिरा गांधी की हत्या, इन सब को काओ ने बहुत नज़दीक से देखा था और इन सब घटनाओं को लेकर उनका नज़रिया महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। काओ ने आधिकारिक रूप से कोई आत्मकथा नहीं लिखी। उन्होंने अपने संस्मरण कुछ रिकॉर्डिंग्स के रूप में दर्ज किए थे। उनकी मृत्यु के बाद इन्हें ट्रांसक्राइब करके 7 फाइल्स में बांटा गया, जिनमें से 4 फाइल्स नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय नई दिल्ली में रखे गए। इन 4 फाइल्स में उनका बचपन, आईबी में उनका काम, घाना कमीशन और एयर इंडिया प्रिंसेस विमान दुर्घटना के तहकीकात, ये सारी चीज़ें दर्ज हैं। 7 में से 3 फाइल्स अभी तक गोपनीय रखी गई हैं। काओ की इच्छा के अनुसार उनकी मृत्यु के 25 साल बाद इन्हें खोला जाना है, यानी साल 2027 में। काओ के साथ काम कर चुके लोग मानते हैं कि इन फाइल्स में 71 के बांग्लादेश युद्ध और इंदिरा गांधी की हत्या से संबंधित संस्मरण दर्ज हो सकते हैं। इन्हीं संस्मरणों में से एक और घटना हो सकती है सिक्किम में भारत का विलय, जिसमें रॉ की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जानकार तो ये तक कहते हैं कि इस पूरे मिशन को अकेले रॉ ने ही अंजाम दिया था। कैसे, चलिए जानते हैं। आज़ादी के वक्त सिक्किम एक अलग रियासत होती थी। वहाँ चोग्याल वंश का राज था। 1947 में सरदार पटेल चाहते थे कि बाकी रियासतों की तरह सिक्किम को भी भारत से जोड़ लिया जाए, लेकिन नेहरू को चीन की फिक्र थी। बाद में इंदिरा गांधी ने अपने सहायक PN धर को इस बारे में बताया था। उनके अनुसार नेहरू चीन को लेकर रिश्तों में सावधानी बरत रहे थे। उन्हें लगा कि अगर वो सिक्किम के मामले में रियायत देंगे तो चीन तिब्बत पर आक्रमण नहीं करेगा। इसके बाद 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, जिसके अनुसार सिक्किम भारत का प्रोटेक्टोरेट राज्य बन गया। यानी सिक्किम में राज्य राजा का होगा, लेकिन डिफेंस और विदेश मामलों से जुड़े मुद्दे भारत सरकार देखेगी। 1964 के साल तक ऐसा ही चला। फिर नेहरू की मृत्यु के बाद सिक्किम के राजा पलडेन नामग्याल स्टेटस को में बदलाव की मांग करने लगे। उनका कहना था कि 1950 की ट्रीटी में बदलाव करते हुए सिक्किम को भूटान जैसा स्टेटस मिले, यानी एक अलग स्वतंत्र देश माना जाए। 1967 में नामग्याल भारत आए और उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की। 1970 में भारत सरकार ने राजा चोग्याल को सिक्किम के लिए परमानेंट एसोसिएशन का स्टेटस ऑफर किया। जब मंत्रिमंडल में इस बात की चर्चा हुई तो आर्मी चीफ मानेकशॉ ने कहा था कि आपको जो करना है करो, लेकिन सिक्किम में अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करने की पूरी आज़ादी मुझे चाहिए। मानेकशॉ के इस कथन से आप सिक्किम की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। इस समय तक इंदिरा अपने पहले कार्यकाल में थी और इंटरनल राजनीति से जूझ रही थी। 71 का युद्ध निपटा तो इंदिरा ने इस तरफ ध्यान दिया और एंट्री हुई रॉ की। रॉ को इस काम के लिए तलब करते हुए इंदिरा ने आरएन काओ से पूछा कि क्या तुम सिक्किम का कुछ कर सकते हो। इंदिरा की मंशा थी कि सिक्किम का भारत में पूरी तरह से विलय करा लिया जाए। अपनी किताब आरएन काओ जेंटलमैन स्पाई मास्टर में नितिन गोखले लिखते हैं कि सिक्किम को लेकर तब एक योजना तैयार की गई। PN बैनर्जी तब रॉ में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। सिर्फ 4 दिनों में उन्होंने एक प्लान बनाया और आरएन काओ ने इसे इंदिरा गांधी के सामने पेश किया। इंदिरा ने
इस प्लान पर अपनी मोहर लगाई। प्लान यह था कि चोग्याल राजशाही को धीरे धीरे कमजोर किया जाए और इसके लिए सिक्किम की लोकल राजनीतिक पार्टियों की मदद ली जाए। तब सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे काजी लेंडुप दोरजी। इन लोगों ने पहले ही राजशाही के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी थी। जनता भी लोकतंत्र के प्रति सहानुभूति रखती थी। सवाल था कि कैसे भी एक इलेक्शन करा लिया जाए जिसमें काजी की पार्टी की जीत हो। इसके बाद विधानसभा में प्रस्ताव पेश होता और सिक्किम का भारत में विलय होता। यह सब कहने में जितना आसान लग रहा है उतना था नहीं। काव ने अपने 2 ऑफिसर्स इस काम में लगाए, एक पीएन बैनर्जी और दूसरे अजीत सिंह स्याली। स्याली तब गंतोक में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तौर पर तैनात थे। इसके अलावा एक और शख्स था जो इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रख रहा था, सिक्किम में आरएनएडब्ल्यू के हेड जीवीएस सिद्धू। 1973 की शुरुआत में 2 ऑपरेशन एक साथ शुरू किए गए। नाम था जनमत और ट्वाइलाइट। असल में ये नाम दिए गए थे सिक्किम नेशनल कांग्रेस के 2 नेताओं को, काजी और केजी प्रधान, जिनके सहयोग से ये सारी योजना चलने वाली थी। फरवरी 1973 में पीएन बैनर्जी की टीम ने काजी और प्रधान से मुलाकात की और सिक्किम प्लान शुरू हुआ। इस दौरान बैनर्जी को एक सीआईए ऑपरेटिव का पता चला जो कलकत्ता स्थित यूएस काउंसुलेट में तैनात था। इस आदमी का नाम था पीटर बर्ले। हुआ ये कि बर्ले को सिक्किम में आधिकारिक गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। तब बैनर्जी के कान खटके कि एक यूएस राजनयिक ऑफिसर सिक्किम में क्या कर रहा है। पता चला कि पीटर बर्ले सिर्फ चोग्याल राजा से ही नहीं, सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर काजी से भी मिले थे। बैनर्जी ने सीधे काव को इस बात की जानकारी दी। दिल्ली में इसके बाद रॉ की तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली गई जिसमें तय हुआ कि इससे पहले कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए, सिक्किम ऑपरेशन को और तेजी दी जाएगी और जनता का विरोध इस लेवल तक पहुंचाया जाएगा कि मजबूरी में चोग्याल को भारत से मदद मांगने के लिए आना ही पड़ेगा। इसके अलावा यह भी तय हुआ कि हिंदुस्तान की सेना सिक्किम में कुछ फ्लैग मार्च कर ले ताकि लोकतंत्र समर्थक लोगों को यह संदेश जाए कि भारत उनके साथ है। फ्लैग मार्च में होता कुछ नहीं है, एक सैनिक टुकड़ी एक टूबी जाती है, गलियों से निकलते हैं, उनके हाथ में झंडा होता है, इससे कहते हैं फ्लैग मार्च। ऐसा इसलिए भी जरूरी था कि 1949 में भी सिक्किम में ऐसे ही विद्रोह के स्वर उठे थे, लेकिन तब प्रधानमंत्री नेहरू पैसिव बने रहे। लोकतंत्र समर्थक संगठनों को रॉ के थ्रू जो भी मदद पहुंचाई जा सकती थी पहुंचाई गई। 4 अप्रैल 1973 को एक खास घटना हुई। उस दिन चोग्याल राजा का 50वां जन्मदिन था। राजभवन में जश्न चल रहा था, वहीं सड़कों पर राजशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उस दौरान चोग्याल राजा के बेटे तेनजिंग राजभवन के रूट पर जा रहे थे और प्रदर्शनकारियों ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। तब तेनजिंग के गार्ड्स ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी और 2 लोगों की जान चली गई। सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर काजी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए पूरे सिक्किम में चक्का जाम कर दिया। अगले कुछ दिनों तक सिक्किम में भारी मात्रा में लूटपाट हुई और मजबूरी में चोग्याल को भारत से मदद मांगनी पड़ी। 8 अप्रैल के दिन सिक्किम और भारत के बीच एक लिखित समझौता हुआ जिसके अनुसार भारत सिक्किम के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लेगा और सिक्किम पुलिस भारतीय सेना के अंडर काम करेगी। इसके बाद सिक्किम नेशनल पार्टी ने बंद वापस लिया। 8 मई को एक और समझौता हुआ जिसके तहत चोग्याल राजा के पास सिर्फ राजभवन और वहां के गार्ड्स का नियंत्रण रह गया। मामला काफी हद तक सुलझ चुका था, लेकिन काव के सामने एक और परेशानी थी। इंदिरा ने काव से कहा था कि सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय कराना है। इससे कम में वो किसी भी सूरत पर राजी नहीं होने वाली थी, यानी राजभवन और वहां के गार्ड्स भी भारत के नियंत्रण में लाए जाने थे। इसके अलावा एक और मुद्दा था जिस पर पेंच फंस सकता था। सिक्किम में सिर्फ राजशाही ही एक पक्ष नहीं था, वहां भोटिया जनजाति, नेपाली कम्युनिटी भी ताकत रखती थी। चुनाव होने की स्थिति में अगर ये पक्ष ज्यादा सीट अपने कब्जे में कर लेते तो भारत में विलय का प्लान खटाई में भी पड़ सकता था। इसीलिए काव ने पीएन बैनर्जी को एक और टास्क सौंपा। पूरे सिक्किम में प्रचारित किया गया कि सिक्किम और दार्जिलिंग के विकास में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए सिक्किम के विकास के लिए भारत की संसद में सिक्किम का प्रतिनिधित्व जरूरी है, जो बिना भारत में विलय के संभव नहीं होगा। काव के लिए टास्क था कि चुनाव के बाद विधानसभा में कम से कम 70% मेंबर भारत के पक्ष के रहें ताकि विलय में कोई दिक्कत पेश ना आए। बहरहाल 1974 में चुनाव हुए और काव की इच्छानुसार काजी की सिक्किम नेशनल कांग्रेस को भारी बहुमत मिला भी। चोग्याल को तब तक अंदाजा हो चुका था कि अब राजभवन भी उनके हिस्से में नहीं आना है, इसीलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह मुद्दा उठाना शुरू किया। इसे देखते हुए रॉ ने सिक्किम ऑपरेशन का आखिरी हिस्सा शुरू किया, जिसके तहत जरूरी था कि बिना खून खराबे के राजभवन भी नियंत्रण में आए और इस काम की शुरुआत विधानसभा से होनी थी, जहां काजी और उनकी पार्टी ने द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 को सदन में पेश किया। यह एक्ट पारित हुआ और सिक्किम भारत का एसोसिएट स्टेट बन गया। पूर्ण राज्य बनाने के लिए रेफरेंडम जरूरी था, उससे पहले का आखिरी कदम जरूरी था, यानी राजभवन को अपने नियंत्रण में लेना, जहां भारी मात्रा में सिक्किम के गार्ड्स तैनात थे और ये सब राजा के प्रति अपनी निष्ठा रखते थे।
बिना विधानसभा की अनुमति के सेना सीधे राजभवन पर कब्जा नहीं कर सकती थी। रॉ के प्लान के तहत सबसे पहले गंतोक में प्रदर्शन शुरू हुए और मांग उठी कि राजभवन को राज्य के अधीन किया जाए और सिक्किम गार्ड्स को वहां से हटाया जाए। इसके बाद चोग्याल को लेकर योजना तैयार हुई, जिसके अनुसार चोग्याल को राजभवन से हटाकर इंडिया हाउस में ले जाया जाएगा और बाद में उन्हें गंतोक के बाहर एक गेस्ट हाउस में ट्रांसफर किया जाएगा। ये सब तय होने के बाद सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर काजी ने भारतीय अधिकारियों को 2 पत्र लिखे, जिनमें उन्होंने सेना के हस्तक्षेप की मांग की और इसके बाद 8 अप्रैल के रोज ब्रिगेडियर दीपेंद्र सिंह के नेतृत्व में सेना की 3 बटालियंस राजभवन पहुंची। सिक्किम गार्ड्स ने थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन 20 मिनट के अंदर राजभवन को कब्जे में ले लिया गया। इसके बाद पूरे सिक्किम में विधानसभा की देखरेख में एक रेफरेंडम कराया गया। 97% जनता ने भारत में विलय के पक्ष में मत दिया और 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बन गया। आज के लिए बस इतना ही। तारीख के अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जेरी ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।